अस्सलाम वालेकुम। आज हम एचईसी पास पेपर नंबर 1 में फ़िज़िक्स का पोर्शन देखेंगे। पिछली वीडियोज़ में हमने केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश देखा था। आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है फ़िज़िक्स का। एन ऑब्जेक्ट इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट? ये क्वेश्चन इक्वेशंस ऑफ मोशन से उठाया गया है। इसमें पूछ रहा है कि अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड्स 20 मीटर पर सेकंड से फेंका जाए, तो कितने टाइम में वो हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंच जाएगा। तो याद रखें, जब एक ऑब्जेक्ट हम अपवर्ड फेंकते हैं तो जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वहाँ पर वो जाकर मोमेंटेरीली एट रेस्ट हो जाता है। तो हम जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो यहाँ पर हम 0 मीटर पर सेकंड कंसिडर करेंगे। इसके ऑप्शंस हमारे पास हैं 2 सेकंड्स, 4 सेकंड्स, 1 सेकंड एंड इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन हमारे पास दिया गया है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं इसके जो सॉल्यूशन है हम इसका देख लेते हैं यहाँ पर। ये है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकंड है। टाइम टेकन टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, उसको हम टी ले लेते हैं जो कि हमें पता नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन ये है, एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट इज मोमेंटेरीली एट रेस्ट। ये मोमेंटेरीली एट रेस्ट पे आ जाएगा एक मोमेंट के लिए, तो फाइनल वेलोसिटी हम इसकी 0 मीटर पर सेकंड कंसिडर करेंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम जी माइनस 10 मीटर पर सेकंड लेते हैं। यहाँ पर आप एक्सेलरेशन और टाइम की वैल्यू सिंपली एक्सचेंज करें। जो एक्सेलरेशन का फार्मूला है वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई ए है ना। यहाँ पर ओरिजिनली एक्सेलरेशन क्या होता है, वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी। इन दोनों को वैल्यूज को हमने एक्सचेंज कर दिया, वैल्यूज पुट कर दी, तो हमारे पास इसका आंसर ए ऑप्शन आ गया 2 सेकंड्स। तो 2 सेकंड्स इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 92 है, सपोज यू ड्रॉप एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द रूफ ऑफ योर हाउस, इट टेक्स 2 सेकंड्स टू रीच द ग्राउंड, व्हाट इज द हाइट ऑफ योर हाउस। मतलब एक ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉप करते हैं रूफ ऑफ द हाउस से, और ये ग्राउंड तक पहुंचने में इसको 2 सेकंड्स लग जाते हैं। तो हमने हाइट ऑफ द हाउस को मालूम करके देना है। तो आप इस क्वेश्चन में भी देख लें तो ये इक्वेशंस ऑफ मोशन से उठाया गया है। इसके ऑप्शंस 10 मीटर, 50 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 5 मीटर, और डी ऑप्शन है इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। याद रखें, जो जी की वैल्यू हम उसको नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि जो एक्स वाई एक्सिस है ना, ये इस एक्सिस को हम पॉजिटिव ले लेते हैं। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस हो गया, और ये नेगेटिव वाई एक्सिस हो गया। अब अक्सर किताबों में ये लिखा हुआ होता है कि जो आपने जब बॉडी ऊपर जा रही होती है तो आपने जो जी की वैल्यू उसको पॉजिटिव लेनी है, जब नीचे आ रही होती है तो नेगेटिव ले लें। याद रखें, इस तरह का कॉन्सेप्ट कोई भी नहीं है। हम सिंपली जी की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि अलोंग द नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। तो यहाँ पर टाइम टेकन आपके पास 2 सेकंड्स है, हाइट हमने मालूम करनी है, और जी हमारे पास -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। सेकंड इक्वेशन हम यूज़ करेंगे जो कि s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है। हम इसकी जगह पर यहाँ पर h पुट करेंगे। h पुट करेंगे तो 0 प्लस हाफ -10 मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर। अब हमने वी आई 0 क्यों लिया है? जब भी क्वेश्चन में आपको थ्रो का ऑप्शन ना दिया होगा, मतलब लिखा नहीं गया हो कि हमने थ्रो किया इसे, हमने सिंपली ड्रॉप किया है या सिंपली हमने रिलीज किया है एक बॉल को या किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो हम इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 मीटर पर सेकंड हम कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर हमने 0 ले लिया, बाकी इक्वेशंस कर लिए, तो h माइनस 20 मीटर आ गया। हाइट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू, हाइट हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो हम h को 20 मीटर लेंगे, माइनस साइन हम यहाँ से इग्नोर कर देंगे। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास 20 मीटर वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट बन जाएगा। तो ये देख लेते हैं, बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 93 है, डायमेंशंस ऑफ यंग्स मॉड्यूलस इज। यंग्स मॉड्यूलस के जो हमारे पास डायमेंशंस है वो हमने देने हैं। ए ऑप्शन दिया गया है एम स्क्वायर एल, एल का पावर -1 है, और फिर टी स्क्वायर है, फिर एम पर यूनिट लेंथ, फिर आपके पास टाइम का इनवर्स लिया गया है। यहाँ पर सी ऑप्शन में मास लिखा गया है एम, फिर एल इनवर्स लिखा है, फिर टी इनवर्स स्क्वायर लिखा है, फिर डी में है एम एल इनवर्स स्क्वायर और टी इनवर्स स्क्वायर लिखे हैं। तो इसका हम देख लेते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन में। इसका जो आंसर है वो ये है कि हमारे पास यंग्स मॉड्यूलस जो होता है वो एफ एल नॉट डिवाइडेड बाई ए डेल्टा एल होता है। ये यंग्स मॉड्यूलस का
फॉर्मूला है। यहाँ पर देख लेते हैं, एल नॉट बाई डेल्टा एल हैज़ नो डायमेंशन, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, तो सिंपली यंग्स मॉड्यूलस और प्रेशर का सेम डायमेंशंस होते हैं। तो यहाँ पर हम ये वैल्यू कंसिडर करेंगे। फोर्स क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और एरिया मीटर स्क्वायर होता है। तो सिंपली यहाँ पर आपके पास जो आंसर आएगा यंग्स मॉड्यूलस का केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केजी की जगह हम ब्रैकेट्स में डायमेंशंस को शो करने के लिए कैपिटल एम लिखेंगे, इसी तरह पर एल और यहाँ पर टी लिखेंगे। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो एम, फिर एल, और फिर एल इनवर्स है, और फिर लास्ट में टी इनवर्स स्क्वायर है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ये वाला बन जाता है। ये इसमें करेक्ट सही मतलब आपको नज़र नहीं आ रहा है जो ऑप्शंस हैं, फिलहाल आप इसको इग्नोर कर दें। बस यही आपको डायमेंशंस मैंने दिखा दी, ये करेक्ट ऑप्शन है इसका। क्वेश्चन नंबर 94 है, द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेस आर मेजर्ड टू बी 15.3 मिलीमीटर एंड 12.50 मिलीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ प्लेट अप टू अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अब ये क्वेश्चन हमारे लिए सिग्निफिकेंट फिगर से उठाया है। तो अगर क्वेश्चन में हम देख लें 15.3 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और 12.50 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन के रूल्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के हवाले से, तो हमने वो वैल्यू सिलेक्ट करनी है फाइनल आंसर में जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हों। तो यहाँ पर हम देख लें तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला आंसर हम यहाँ पर चूज़ करेंगे। ये दोनों तो हम सिंपली इग्नोर कर देंगे, क्योंकि इसमें एक में 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स और दूसरे में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 196 और 200 है, तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो तकरीबन यह 191.25 आता है ना। और इसमें 191.25 में हम कंसिडर करें तो 191 हम सिर्फ लेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला, और 200 को अगर देख लें तो ये 200 में सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो जो करेक्ट आंसर होगा जिसमें मिनिमम 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो 196 है। तो हम इसी को क्लिक करेंगे, ये करेक्ट ऑप्शन हम कंसिडर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 95 है, एन अल्टरनेट यूनिट टू केजी मीटर पर सेकंड इज। ये जो मोमेंटम है उसका एसआई यूनिट है, जो कि बनता है मास टाइम्स वेलोसिटी। मास का केजी होता है और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड होता है। इसका हमने अल्टरनेट यूनिट फाइंड करके देना है, तो इसका अल्टरनेट यूनिट किस तरह फाइंड करके देंगे ये हम यहाँ पर चेकआउट कर लेते हैं। ये देख लें, इसमें ये ऑप्शन है केजी मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है, तो हम इसको सिंपली पर सेकंड से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, और सेकंड से ये यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देख लें इस केजी मीटर पर सेकंड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी हमने इधर डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी किया। तो इसमें हम देख लें दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। फिर इसको हम मजीद हल करेंगे तो ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ये वैल्यू, ये केजी मीटर पर सेकंड और मल्टीप्लाई बाई पर सेकंड, ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगी, और मल्टीप्लाई बाई सेकंड, चूंकि हमें पता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन के बराबर होती है, और सेकंड, ये सेकंड वही सिंपली हमने नीचे उतार दिया। तो इसका जो अल्टरनेट यूनिट होगा वो हमारे पास न्यूटन सेकंड होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगा, करेक्ट ऑप्शन न्यूटन सेकंड बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, अ फोर्स F is equal to 0.12 न्यूटन is applied on a spring and spring elongates by 3 centimeter. Specific constant of a spring is। अब ये क्वेश्चन हमारे लिए जो स्प्रिंग फोर्स है वहाँ वहाँ से उठाया गया है। ये हमसे पूछ रहा है कि जो के की वैल्यू होगी, जो कि स्पेसिफिक स्प्रिंग कांस्टेंट बनता है, वो क्या होगी। तो हम देख लेते हैं, जो एफ होता है वो माइनस ऑफ के एक्स होता है, सही है। तो के क्या हो जाएगा, एफ बाई एक्स, सिंपली एफ और एक्स को डिवाइड कर दें, इसको आप मीटर में पहले कन्वर्ट करें तो 0.03 मीटर आ जाएगा, और ये एफ आपके पास 0.12 न्यूटन है। तो एफ बाई एक्स करेंगे तो एफ हमारे पास 0.112 न्यूटन है, और एक्स हमारे पास 0.03 मीटर्स है। इनको सॉल्व करेंगे तो सिंपली इसका आंसर 4 न्यूटन पर मीटर आएगा। 4 न्यूटन पर मीटर हम यहाँ से चेकआउट कर लेते हैं, इसके ऑप्शंस नीचे दिए गए होंगे। ये आपके पास 4 न्यूटन पर मीटर इसका करेक्ट ऑप्शन बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 97 है, अ वेक्टर इन स्पेस हैज डायमेंशंस। एक वेक्टर जब स्पेस में होता है उसके कितने डायमेंशंस होती हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं 0, 1, 2 एंड 3। तो याद रखें जो स्पेस में कोई वेक्टर होता है उसके हमेशा 3 डायमेंशंस होते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन 3 बनता है। और जो प्लेन में एक वेक्टर दिया जाए उसके फिर 2 डायमेंशंस होते हैं, यहाँ पर उसने स्पेस की बात की है तो हम 3 को सिलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 98 है, अ बॉडी विल बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इफ द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इज।
ये हमसे पूछ रहा है कि एक बॉडी कब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगी। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए हमने पढ़ा है कि जो वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू नल वेक्टर। यहाँ पर 0 दिया गया है, मिनिमम, मैक्सिमम एंड इक्वल। ये 0 आपने नहीं लेना, इसको आप नल वेक्टर कंसिडर करेंगे, सही है। तो जब नल वेक्टर होगा सम ऑफ ऑल फोर्सेस, तो फिर वो इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगी। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर 99 है, इन रोटेटरी मोशन एंगुलर मोमेंटम प्लेज अ रोल व्हिच इज एनालोगस टू दैट प्लेड बाय डैश इन लीनियर मोमेंटम। यानी हमारे पास जो रोटेटरी मोशन में एंगुलर मोमेंटम रोल प्ले करता है, उसी तरह का रोल लीनियर मोमेंटम में कौन प्ले करता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम, लीनियर एक्सेलरेशन एंड इनर्शिया। तो याद रखें इसका लीनियर मोमेंटम है। लीनियर मोमेंटम इज एनालोगस टू एंगुलर मोमेंटम इन रोटेटरी मोशन। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। Question number 100 है, in Young's double slit experiment, if the spacing between the slit is doubled and the linear distance from the screen is reduced to 1/2, then spacing between the two adjacent bright fringes will be a dash of the actual value. तो अगर आपने YDSC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा हो, उसमें हमने ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान जो विड्थ होती है वो हमने पढ़ा था। उसके लिए हमने फॉर्मूले याद करने हैं। बस अगर आपको फॉर्मूला याद है तो उसमें कोई इस तरह का बचता नहीं है। अब यहाँ पर उन्होंने लिखा है जो सोल्यूशन है, डिस्टेंस बिटवीन फ्रिंजेस, हमारे पास का फॉर्मूला होता है लैम्डा एल अपॉन डी, लैम्डा एल अपॉन डी। अब यहाँ पर लैम्डा जो है, जो हम वेवलेंथ यूज कर रहे हैं, जो कोई भी लाइट हम यूज कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ हम यहाँ पर पुट करेंगे लैम्डा की जगह पर। एल जो है वो लीनियर डिस्टेंस फ्रॉम द स्क्रीन है, और डी जो है वो आपके पास साइज ऑफ द स्लिट है। तो अब ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर हम एल जो है, एल को हम रिड्यूस कर दें और डी को हम अगर डबल करें, यानी डी जो साइज ऑफ द स्लिट उसको हम अगर डबल करें और एल जो लीनियर डिस्टेंस फ्रॉम द स्क्रीन है उसको हम हाफ कर दें, तो क्या बनेगा। तो हम पहले डेल्टा x1 जो कि डिस्टेंस बिटवीन फ्रिंजेस है वो आपके पास लेमडा L1 अपॉन D1 था। फिर डेल्टा x2 क्या बन जाएगा, लेमडा L2 अपॉन D2। हम डेल्टा x2 में हम ये वाली वैल्यूज पुट करेंगे, लेमडा आपको आपके पास सेम रहेगा क्योंकि आप सेम लाइट यूज कर रहे हैं। अब L की जगह पर हम 0.5 L1 पुट करेंगे क्योंकि हमारे पास हमने L1 को हाफ कर दिया। फिर डिवाइडेड बाय 2 D1 करेंगे क्योंकि हमने जो लीनियर डिस्टेंस उसको हमने डबल कर दिया। दोनों को सिंपल कंपेयर करेंगे रेशोज की मदद से, तो आपके पास बन जाएगा लेमडा L1 अपॉन D1 डिवाइड बाय लेमडा लेमडा 0.5 L1 डिवाइड बाय 2 D1। ये चीजें आप कैंसल आउट कर देंगे, 1 डिवाइड बाय 0.5 डिवाइड बाय 2 बच जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 4 आ जाएगा। तो सिंपली आपके पास डेल्टा x1 बाय डेल्टा x2 4 आ गया। अब डेल्टा x2 के साथ हम रिलेशन देख ले, तो डेल्टा x2 इज इक्वल टू 1 बाय 4 ऑफ डेल्टा x1। ये देखिए 4 और x2 को हमने एक्सचेंज कर दिया, तो डेल्टा x2 इक्वल्स टू 1 बाय 4 ऑफ डेल्टा x1। तो आपके पास जो करेक्ट आंसर बन गया वो दिया गया, हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर, रिमेन सेम, रिड्यूस टू 1/2, रिड्यूस टू 1/4। तो ये सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ये रिड्यूस टू 1/4 हो जाएगा। यानी जो आपके पास जो ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान जो विड्थ होगी, जो स्पेसिंग होगी, वो अगर हम इस तरह के कंडीशन से अप्लाई करेंगे तो वो 1/4 तक आ जाएगी, 1/4 तक रिड्यूस हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 101 दिया है, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर। इफ इट इज रिलीज्ड व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी एट बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रखते हैं, हम इधर डायग्राम में भी देख लेते हैं, यहाँ पर चेकआउट कर लेते हैं। ये गिवन है हमारे पास, ये है। एक ऑब्जेक्ट को हमने बिल्कुल यहाँ पर टॉप पे रखा हुआ है, जो कि 5 मीटर हाइट रखती है। यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। वो कह रहा है कि अगर इस इंक्लाइंड प्लेन के जरिए हम इसको रिलीज कर देंगे तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी बॉटम पर। इस क्वेश्चन में हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल यहाँ पर यूज करेंगे। तो देख लें, ऑन मूविंग टू द बॉटम मोस्ट पोर्शन इट्स पोटेंशियल एनर्जी मस्ट हैव बीन कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल नहीं है, काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मस्ट हैव बीन कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। यानी यहाँ पर जो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी इस हाइट पे थी, जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर डाउन आएगा तो इसकी जो ये वाली पोटेंशियल एनर्जी थी वो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी होगी। तो हम लिख लेते हैं mgh इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, mgh इज इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर। एम कैंसिल हो जाएंगे, gh इज इक्वल टू
वी स्क्वायर बाई टू, ये इसको सॉल्व करेंगे, टू जी एच बाई इज इक्वल टू वी स्क्वायर आ जाएगा, वी इज इक्वल टू रूट टू जी एच। वैल्यूज पुट करेंगे, जी की वैल्यू 10 और एच 5 पुट करेंगे तो आपके पास 10 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर एक और चीज लिखा हुआ है कि इग्नोर ऑल द एनर्जी लॉसेस एट द सरफेस ऑफ एट द सरफेस एज द सरफेस इज फ्रिक्शनलेस। यहाँ पर उन्होंने दिया कि जो इंक्लाइंड प्लेन है ये आपके पास फ्रिक्शनलेस है, तो जितने भी एनर्जी लॉसेस यहाँ पर होंगे हम इनको इग्नोर करेंगे, हम सिंपली एम जी एच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो बन रहा है वो आपके पास है 10 मीटर्स, 10 मीटर पर सेकेंड इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखें ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ था, उसका आंसर ये बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, 10 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन उधर नेक्स्ट पेजेस पे लिखा हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 102 है, अ क्रिकेटर हिट्स 4 runs when the middle of the bat hits the ball. This is an example of Newton's which law? Options है second law of motion, third law of motion, first law of motion and law of gravity. ये पूछ रहा है कि एक बैट्समैन जब बॉल को हिट करता है तो इसमें न्यूटन्स का कौन सा लॉ अप्लाई होता है। तो इसमें कुछ स्टूडेंट्स थर्ड लॉ को भी कंसिडर करेंगे, लेकिन याद रखें ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, क्योंकि हमारे पास जब बॉल एक बॉलर फेंकता है तो बैट्समैन उसको हिट करता है, तो बॉल की मोमेंटम पहले किसी और डायरेक्शन में थी, अब उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा, यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम आ रहा है। तो न्यूटन्स का जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है न्यूटन सेकंड लॉ का वो ये कि द रेट ऑफ चेंज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो ये आपके पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। फिर लिखा हुआ है के यूनिट वेक्टर क्रॉस आई यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हम इसका देख लेते हैं, ये लिखा हुआ है हम जब भी जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं उनके दरमियान क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम उसको इस तरह से देखते हैं। जब आई जे और के को हम इस तरह लिख देंगे, अगर आई क्रॉस जे यूनिट वेक्टर हम कर रहे हैं तो इसका आंसर के यूनिट वेक्टर आएगा। इसी तरह जे यूनिट वेक्टर और के यूनिट को करेंगे तो आई यूनिट वेक्टर आएगा। के यूनिट वेक्टर और आई यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो जे यूनिट वेक्टर आएगा। अब इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आई यूनिट वेक्टर टाइम्स के यूनिट वेक्टर माइनस जे यूनिट वेक्टर आएगा। इसी तरह इन दोनों का करके वो नेगेटिव में इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पर हम क्वेश्चंस में देख लेते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि के यूनिट वेक्टर टाइम्स आई यूनिट वेक्टर, ये हमारे पास जे यूनिट वेक्टर के बराबर है, आपने डायग्राम में देख लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 104 है, द ऑब्जेक्ट एट इक्विलिब्रियम मे हैव एनी ऑफ द फॉलोइंग। यानी एक ऑब्जेक्ट जब इक्विलिब्रियम पे होगा तो इसमें से कौन सी जो प्रॉपर्टी है, कौन सी वेरिएबल उसके पास होगी। फोर्स तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारे पास जो इक्विलिब्रियम होता है उस पे जो वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस होती हैं वो नल वेक्टर के बराबर होती हैं। एक्सेलरेशन भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब फोर्स होता है तब एक्सेलरेशन भी उसके साथ होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसी तरह जो सी ऑप्शन है वेलोसिटी बिल्कुल हो सकती है। इसका एग्जांपल आप इस तरह देख सकते हैं, लेट्स सपोज एक कार जो है रोड पे एक्सेलरेट कर रही थी, फिर ड्राइवर ने जो एक्सेलरेटर्स थे उनको छोड़ दिए। अब जब एक टाइम इस तरह आ जाएगा कि जब इंजन उसको पावर दे रही होगी कार को, उतना ही फोर्स जो है वो फ्रिक्शन अपने जो कार के टायर्स है उसके ऊपर लगाएगा। तो आपके पास बॉडी बिल्कुल मोशन में तो होगी, लेकिन उसके ऊपर नेट फोर्स बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इस तरह कंडीशन आपके पास हो सकता है। इस तरह कंडीशन को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, जब आपके पास एक बॉडी के पास वेलोसिटी हो लेकिन उसके ऊपर नेट फोर्सेस का सम जीरो। अब 105 देखते हैं, अ गाय स्टैंडिंग इन अ लिफ्ट फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी रिलीजेस अ बॉल फ्रॉम हैंड, is seen by the ball the boy is falling down, remains stationary, goes up, and none of these। ये बिल्कुल उसी तरह का सवाल है जिस तरह आपके पास लेट सपोज दो कार्स हों, दोनों 50 मीटर पर सेकंड से मोशन कर रही हों, तो दोनों कार्स में जो पैसेंजर्स बैठे होंगे वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट से रेस्ट में होंगे। इधर भी आपके पास सवाल कुछ इसी तरह का पूछ रहा है कि एक लिफ्ट जो है वो फ्रीली फॉल कर रहा है अंडर द ग्रेविटी। अब उसमें जो बंदा खड़ा है वो अपने हैंड से बॉल को रिलीज करता है, तो बॉल भी फ्री फॉल मोशन कर रहा होगा, और जो लिफ्ट है उसमें बॉय जो है वो भी फ्री फॉल मोशन कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट से रेस्ट में होंगे। बिल्कुल सिंपल टू अंडरस्टैंड है, मैंने इसका कंपेयर कर दिया पिछले सवाल के साथ। अब 106 है, व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज्ड टू
व्हीटस्टोन ब्रिज किस लिए इस्तेमाल होता है? ऑप्शन ए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कंपेयर रेजिस्टेंसेस। फिर दूसरा ऑप्शन जो है वो आपको ये है, डिटरमिन द करंट, डिटरमिन द चार्ज एंड डिटरमिन द ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यानी आपके पास व्हीटस्टोन ब्रिज क्या करता है? व्हीटस्टोन ब्रिज असल में कंपेयरिंग रेजिस्टेंस के लिए इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 107 है, द लोअर फिक्स्ड पॉइंट ऑफ सेल्सियस स्केल इज। सेल्सियस स्केल का जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट है वो आपके पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, बिल्कुल सिंपल सा है। अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिट चार्ज प्लेट्स इज, यहाँ पर ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं, मिस प्रिंटिंग हुई है। तो इसका जो ऑप्शन है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन है, सही है। ये आपके पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। मैंने बता दिया इसमें मिस प्रिंटिंग हुई है, इसका करेक्ट ऑप्शन आप नोट कर दें। अ फ्यूज कैन बी सेवियर अगेंस्ट, फ्यूज किसके अगेंस्ट सेवियर हो सकता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हाई करंट, सही है। चूंकि जो फ्यूज होता है उसमें आपके पास एक थिन वायर इस्तेमाल होता है और थिन वायर की रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जब वहाँ पर हाई करंट फ्लो करता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो जो वायर होगा वो मेल्ट हो जाएगा और करंट को आगे पास होने से रोक देगा। तो जो नेक्स्ट सर्किट में आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगे होंगे उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा। क्वेश्चन नंबर 110 है, अ करंट ऑफ 2 एम्पीयर इज पासिंग थ्रू एन इंडक्टर ऑफ 2 मिली हेनरी, एनर्जी स्टोर्ड बाय इट इज। सिंपल फार्मूला लगाएंगे, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। हाफ एल की जगह आप 2 मिली हेनरी लगाएंगे क्योंकि इसकी इंडक्टेंस 2 मिली हेनरी है और आई जो है आपके पास 2 एम्पियर दिया गया है, तो वैल्यूज आप पुट करेंगे। मिली को 10 पावर -3 लिख देंगे, आपको पिक्चर में नजर आ रहा होगा, तो इसका आंसर 4 मिली जॉल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज यंग्स मॉड्यूलस, बल्क्स मॉड्यूलस, शेयर मॉड्यूलस एंड हाइपर मॉड्यूलस। तो इसका सिंपल है, इसको हम बल्क मॉड्यूलस कहते हैं, याद रखने वाला क्वेश्चन है। A factory buys 100 kg of radioactive chemical with half life of 5 years, which decays to a stable compound. How much of the chemical will still be radioactive in 10 years time? मतलब आपने सवाल ये दिया गया है कि एक कंपनी जो है वो 100 kg ऑफ रेडियोएक्टिव केमिकल खरीद लेती है। तो फिर 10 साल बाद वो कितना बच जाएगा? तो इसका हाफ लाइफ आपको 5 इयर्स दिया गया है, तो हाफ लाइफ के बाद यानी 5 इयर्स के बाद इसका 50 केजी बच जाएगा और फिर नेक्स्ट हाफ लाइफ यानी नेक्स्ट 5 इयर्स में 25 केजी बच जाएगा। तो 2 हाफ लाइफ इसके ऊपर जब गुजरेंगे यानी 10 साल जब गुजरेंगे तो इसका 25 केजी बच जाएगा। Alpha, beta, and gamma radiations are emitted from a radioactive substance when it is heated, when it is subjected to high pressure, when interacts with another particle, एंड लास्ट जो है वो स्पॉन्टेनियसली दिया गया है। तो अल्फा बीटा एंड गेमा जो रेडिएशंस हैं वो किस तरह वो क्या करते हैं, डिके किस तरह करते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्पॉन्टेनियस करते हैं। जो याद रखें, जो अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशंस हैं ये किसी भी जो फॉरेन इस तरह सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, फॉरेन फैक्टर्स हैं, उनके ऊपर डिपेंड नहीं करते। वो स्पॉन्टेनियस होते हैं, खुद ब खुद होते हैं, सही है। इसमें इस तरह का कोई जो हीट और प्रेशर किसी भी से वो अफेक्ट नहीं होते। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी है, स्पॉन्टेनियस। क्वेश्चन नंबर 114 है, चेंज इन एंट्रोपी डज नॉट डिपेंड अपॉन। चेंज इन एंट्रोपी किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता? याद रखें, चेंज इन एंट्रोपी का क्वेश्चन दिया गया है। तो चेंज इन एंट्रोपी, अमाउंट ऑफ हीट एडेड टू द सिस्टम, अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, चेंज इन एंट्रोपी। याद रखें, वैसे एंट्रोपी जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और वो मास पर बिल्कुल डिपेंड करती है, अमाउंट पर डिपेंड करती है, लेकिन ये चेंज इन एंट्रोपी की बात कर रहा है, तो इट इज करेक्ट ऑप्शन इसका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्वेश्चन नंबर 115 है, a frictionless heat engine can be 100% efficient if the temperature of sink is 0 degree centigrade, the temperature of sink is 0 degree Kelvin, the temperature of source is 0 degree Kelvin, and last में है the temperature of the sink is equal to the temperature of source। ये तो हो ही नहीं सकता है, इसके बगैर तो हमारे पास अगर ये हो तो इंजन काम ही नहीं करता। सोर्स का टेम्परेचर ज़्यादा और सिंक का कम होना चाहिए। तो सिंक का टेम्परेचर अगर 0 डिग्री केल्विन हो तो तब आपके पास वो इंजन 100% एफिशिएंट बन जाएगी। आप फार्मूला में भी देखें, जो कार्नोट्स एफिशिएंसी है वो आपके पास जो होती है 1 माइनस T2/T1। जो T1 है वो सोर्स का टेम्परेचर और T2 जो है वो सिंक का टेम्परेचर। अगर वो 0 केल्विन के बराबर हो जाए
ये वाला नहीं है सिंपल, ये सॉरी बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। द टेम्परेचर ऑफ द सिंक इज 0 डिग्री केल्विन, बी ऑप्शन है। अगर इस तरह टी वन को हम सॉरी टी2 को हम 0 डिग्री केल्विन पुट करेंगे तो आपके पास 1 आंसर आएगा, और 1 मैथमेटिक्स में 100% इफिशियंसी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 है, a body moving with velocity v can be stopped by a force f in direction of it. Same body moving with velocity 5v can be stopped by a force 5f in the distance इक्वल टू, मतलब कितने डिस्टेंस में अगर हम उसके ऊपर 5f फोर्स लगाएंगे और वो जब 5v से मूव करेगी तो कितनी डिस्टेंस तक वो स्टॉप हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपको फिगर में सही दिखाई दे रही होगी, इसको भी हम सिंपली हल कर सकते हैं। वैल्यूज उसमें पुट कर दें तो आपके पास करेक्ट आंसर 5x, यानी 5x डिस्टेंस तक हम उसको स्टॉप कर देंगे। फिर है वन व्हील हैज अ डायमीटर ऑफ 30 inches and the second wheel has a diameter of 20 inches. The first wheel travels a certain distance revolution in 240 revolutions. In how many revolution did the second wheel travel the same distance? यानी एक बड़ा जो व्हील है उसका डायमीटर 30 सेंटीमीटर है और दूसरा जो है उसका 20 इंचेस है, सॉरी। तो फिर जो बड़ा वाला है वो 240 रिवोल्यूशंस में आपके पास एक सर्टेन डिस्टेंस आपके पास कवर करता है। तो उतना ही डिस्टेंस 20 इंचेस वाला जो व्हील है वो कितना रिवोल्यूशन करेगा। तो आपको क्वेश्चन जो पिक्चर है उसमें दिखाई दे रहा होगा, एस इज इक्वल टू आर थीटा वाला फॉर्मूले से आप इजीली निकाल लोगे और इसका 360 आंसर आ जाएगा। फिर है द डार्क प्लास्टिक हैंडलर्स ऑफन यूज्ड ऑन किचन यूटेंसिल बिकॉज द ब्लैक मटेरियल इज गुड इन रेडिएशन, द प्लास्टिक इज गुड इंसुलेटर, द प्लास्टिक इज गुड कंडक्टर, एंड लास्ट में द प्लास्टिक सॉफ्टन ग्रेजुअली विद एक्सेसिव हीट। तो किचन में जो यूटेंसिल्स होते हैं उसके लिए हम प्लास्टिक हैंडलर्स लगाते हैं ताकि वो जला ना पाए, ठीक है ना। तो फिर इसका गुड इंसुलेटर इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा बी। Question number 19 है parallel plate capacitor is a capacitance C. If the distance between the plates and the plates both halved, now the capacitance will be, यानी आपके पास जो कैपेसिटर है उसको आपने जो साइज उसका आपने यानी एरिया जो है उसका हाफ कर दिया, आपने बीच में से उसे काट दिया, और उसके जो प्लेट्स उनके बीच में जो डिस्टेंस उसको भी आपने हाफ कर दिया। तो कैपेसिटेंस के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा? सिंपल ये आप जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है, कैपेसिटेंस चूंकि ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए अपॉन डी। ए भी आपके पास हाफ हो रही है और डी भी आपने हाफ कर दिया, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, सी डैश जो होगी वो वापस सी के बराबर आ जाएगी, कैपेसिटेंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू about energy in a quantum? Last question है, it varies directly with frequency, it is the same at all frequencies, it varies with frequency, none of the above choices। ये दिया हुआ it varies with frequency बिल्कुल वेरी करता है, लेकिन किस तरह वेरिएशन करता है? डायरेक्ट वेरिएशन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। इट हैज डायरेक्ट रिलेशन विद फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है एनर्जी इज इक्वल टू NHF where F is the where H is the Planck's constant। तो आपके पास ये वाला करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। यहाँ पर हमारा HEC पास्ट पेपर नंबर 1 कवर हो जाता है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग और वर्बल रीजनिंग का है उसका जो डेडलाइन हमें दिया गया है उससे पहले हम इंशाल्लाह ख़त्म कर दें। और याद रखें कि जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग है और वर्बल रीजनिंग उस पे भी सिर्फ फोकस ना करें, इन जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं उनको भी टाइम दे दें। अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि इन्होंने रिवाइज किए हुए हैं तो वो ज़्यादा टाइम क्वांटिटेटिव और वर्बल रीजनिंग को देंगे। लेकिन याद रखें आपने पास पेपर में भी देखा होगा कि जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के पोर्शन से काफ़ी तगड़े और काफ़ी टफ क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं। वर्बल और नॉन वर्बल में से आपके पास बिल्कुल सिंपल 9th एंड 10th स्टैंडर्ड से जो आप कॉमन सेंस लगा के उसका आंसर फाइंड कर दोगे। इसके ऊपर भी फोकस कर दें, टाइम दे दें अपनी पढ़ाई को, कोशिश करें अपनी प्रिपरेशन एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट कर दें। इंशाल्लाह हम जितने भी टॉपिक्स हैं उसके ऊपर मस्ट एक हर एक टॉपिक पे एक्सक्लूसिव वीडियो बनाएंगे, जिसके वो टॉपिक पूरी उसी वीडियो में कवर हो जाएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।